इस विशेष वीडियो में हम विभिन्न कोशिकाओं के आकार, उनके महत्वपूर्ण आकार के बारे में बात करेंगे। हम दो अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब अगर हम कोशिकाओं के आकार की बात करें, तो अलग-अलग कोशिकाओं के आकार भी अलग-अलग होते हैं। इनकी आकृतियां भी अलग होती हैं और साथ ही इनकी गतिविधियां या कार्य भी अलग-अलग होते हैं। अब कोशिकाओं के कई प्रकार के आकार हो सकते हैं, जैसे कोशिकाएं डिस्क जैसी हो सकती है, ये बहुभुजाकार हो सकती है, ये स्तंभ जैसी कॉलमनर हो सकती है, ये घनाकार क्यूबॉइड हो सकती है, धागे जैसी थ्रेड लाइक हो सकती है, या ये अनियमित इरेगुलर भी हो सकती है। तो कोशिकाओं के बहुत सारे आकार पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम कहें तो कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुसार बदल सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसे यहां नोट करना चाहिए। इसके बाद हम कोशिकाओं के विभिन्न आकारों के बारे में बात करेंगे। अब वायरस कोई कोशिका नहीं है, इसे अकोशिकीय या गैर कोशिकीय जीव कहा जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसके आकार का अंदाजा लगाया जाए कि इस विशेष वायरस का आकार कितना है, तो आकार को एक इकाई में मापा जाता है और वह इकाई है माइक्रोन। वायरस का आकार केवल 0.02 से 0.2 माइक्रोन होता है, तो वायरस का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। हम पीपीएलओ, पीपीएलओज के बारे में बात करते हैं। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोपन्यूमोनिया जैसे जीव। हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं और हम बैक्टीरिया के बारे में भी बात करते हैं। अब अगर हम पीपीएलओ के आकार की बात करें तो यह केवल 0.1 माइक्रोन है। अगर हम माइकोप्लाज्मा के आकार की बात करें तो यह 0.3 माइक्रोन है और 0.3 माइक्रोन आकार वाला माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम बैक्टीरिया पर आते हैं। सामान्य बैक्टीरिया का आकार केवल 1 से 2 माइक्रोन होता है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिनका आकार 3 से 5 माइक्रोन तक होता है। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार हैं। इसके बाद हम यूकैरियोट्स के आकार के बारे में बात करते हैं। तो एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 10 से 20 माइक्रोन होता है। अब हम सामान्य बैक्टीरिया का आकार जो 1 से 2 माइक्रोन था और सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो 10 से 20 माइक्रोन है की तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं कि यह लगभग 10 गुना बड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण यूकैरियोटिक कोशिका मानव आरबीसी है। मानव आरबीसी का आकार 7 माइक्रोन होता है। फिर हम तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो कोशिकाओं के आकार और आकृति के बारे में हैं। यहां चित्र में हम कुछ कोशिकाएं देख सकते हैं जो दी गई हैं। अब डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार अमीबॉइड होता है। यहां अगर हम इन कोशिकाओं को देखें तो ये कॉलमनर एपिथेलियल कोशिकाएं हैं। कॉलमनर का मतलब है कि कोशिका लंबी होगी, इसका आकार पतला होगा। यहां जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं वे मेसेंजियल कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं गोल और अंडाकार आकार की होती है और यहां हम ट्रेकिया देखते हैं। ट्रेकिया का आकार लंबा होता है। तो ये कुछ कोशिकाओं के आकार और प्रकार हैं। इसके बाद हम कोशिकाओं के दो प्रकारों पर आते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इस विशेष तालिका में दोनों के बीच के मूलभूत बिंदुओं के अंतर दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी आगे की वीडियो में दी जाएगी। अब अगर हम पहले अंतर की बात करें, जो सबसे बड़ा अंतर है वह है न्यूक्लियस। अब अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो कैरियन शब्द का अर्थ न्यूक्लियस होता है। प्रो का मतलब होता है आदिम या प्रारंभिक रूप। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस की बात करें तो ये झिल्ली से घिरे नहीं होते, इसीलिए यहां कोई न्यूक्लियर झिल्ली मौजूद नहीं होगी। और अगर न्यूक्लियर झिल्ली मौजूद नहीं है तो तकनीकी रूप से हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। अब अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका से तुलना करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियर झिल्ली होती है। तो यह पहला अंतर है। दूसरा, हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म एक अर्धद्रव मैट्रिक्स है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मौजूद होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी। साइटोप्लाज्म को कोशिकीय गतिविधि का मुख्य क्षेत्र कहा जा सकता है। तो सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक कोशिका में हो रही हैं, ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहां हो रही हैं? ये साइटोप्लाज्म में होती हैं
और इसी कारण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में यह मौजूद होता है। इसके बाद हम ऑर्गेनेल्स की ओर बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनेल्स में झिल्ली हो सकती है या झिल्ली अनुपस्थित भी हो सकती है। अब सभी झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरे ऑर्गेनेल्स वे हैं जिनमें झिल्ली नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसा कि हमने देखा, झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें केवल एक ही बिना झिल्ली वाला ऑर्गेनेल होता है, और वह है राइबोसोम। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहां राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक और बिना झिल्ली वाला ऑर्गेनेल भी होता है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम पौधों में नहीं मिलेगा, यह केवल जानवरों में ही पाया जाता है। तो इस तालिका के साथ हम आसानी से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के अंतर के मुख्य बिंदुओं को बता सकते हैं।